बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरियर पाक की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लिसनर्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 1 करेंगे, जिसको बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक से फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। बेसिक के अंदर सबसे पहले हम इंग्लिश की बुनियाद लेटर्स को स्टडी करेंगे। लेटर में मज़ीद वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स को स्टडी करना है, फिर वर्ड्स को, फिर सिलेबल्स को। देन हम स्टडी करेंगे स्पीच को, जिसके अंदर फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर्स के अंदर हम इन 5 चीज़ों को कवर करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेटर्स। Meaningful sounds are called letters. In English, there are 26 meaningful sounds from A to Z. कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, उसके लिए हमें लेटर्स की ज़रूरत होती है। और लेटर्स बेसिकली साउंड्स होते हैं कि किस लेटर को हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे। तो लेटर्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है मीनिंगफुल साउंड्स, यानी जिस तरह ए का साउंड है, इसी तरह बी का साउंड है, इसी तरह सी का साउंड है। तो जो मीनिंगफुल साउंड्स हैं, ऐसे साउंड्स जो मीनिंग रखते हों। जिस तरह अगर हम ए कहें तो ए का मीनिंग एक भी होता है और ये मुख्तलिफ वर्ड्स की बनावट के लिए भी इस्तेमाल होता है। इन इंग्लिश देयर आर 26 मीनिंगफुल साउंड्स फ्रॉम ए टू जी। इंग्लिश के अंदर हमें पता है कि 26 मीनिंगफुल साउंड्स होते हैं जिन्हें हम लेटर कहते हैं। अगर हम लेटर के बैकग्राउंड की तरफ चलें कि लेटर्स अभी तो 26 हैं, बैकग्राउंड में ये कितने हुआ करते थे। देयर वर 29 लेटर्स इन इंग्लिश बिफोर 16th century, then new letters included and some old letters removed from the dictionary। यानी कि 16वीं सदी के अंदर इंग्लिश के जो टोटल लेटर थे वो 29 थे। फिर नए लेटर्स को ऐड किया गया और कुछ पुराने लेटर्स को रिमूव कर दिया गया, और उसके बाद जो लेटर्स बचे वो अब एडवांस इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स हैं। टाइप्स ऑफ लेटर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। फर्स्ट है वावल्स। देयर आर 5 वावल्स मेंशनड। टोटल 5 वावल्स हैं जो कि मेंशन किए हुए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वावल्स हैं जो लेटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दूसरी लेटर्स की टाइप है कॉन्सोनेंट्स। रेदर देन वावल्स, ऑल लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स विच आर 26। वावल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, जो कि 21 है। यानी टोटल 26 लेटर्स हैं जिनमें से 5 वावल्स हैं। वो 5 निकाल के जो पीछे 21 बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये लेटर्स की 2 टाइप्स थी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अल्फ़ाबेट को। इन इंग्लिश, सेट ऑफ 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जी इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। A, B, C and D are 4 letters. These are not alphabets। यानी इंग्लिश के अंदर जो 26 लेटर्स का कंप्लीट सेट होगा फ्रॉम ए टू जी, उसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। ए, बी, सी एंड डी जो हैं ये 4 लेटर्स हैं, इनको हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कह सकते। We set them alphabet when there are A to Z, all 26 letters are combined, while individually all are letters। हम A, B, C and D वगैरह को अल्फ़ाबेट तब कहेंगे जब ये A to Z सब के सब 26 लेटर्स कंबाइंड शक्ल में हमारे सामने होंगे, तब हम इनको अल्फ़ाबेट कहेंगे। उसके अलावा ये जो इनफरादी तौर पर लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट नहीं है। इसको आपने क्लियर कर लेना है। काफ़ी लोगों के अंदर ये जो अबहाम पाया जाता है कि ए, बी, सी जो है ये अल्फ़ाबेट्स भी हैं, लेकिन ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये लेटर्स हैं।
अल्फ़ाबेट कंप्लीट सेट होगा 26 लेटर का। नेक्स्ट वर्ड को स्टडी करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल साउंड्स या लेटर्स विच मेक सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी मीनिंगफुल साउंड्स का कॉम्बिनेशन जो एक सेंस दे हमें, उसको हम वर्ड कहेंगे, यानी जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होगा। इसकी एग्जांपल की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं बेसिक्स का, ताकि एडवांस को स्टडी करने में आपको आसानी हो। ये एक रिवीजन हो रही है आपकी। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेबल्स। पार्ट्स ऑफ द वर्ड दैट प्रोनाउंस्ड सेपरेटली आर कॉल्ड सिलेबल्स। यानी कोई भी हमारे पास वर्ड है, उसके जो पार्ट्स होंगे, वर्ड के भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम अलग अलग से प्रोनाउंस करते हैं। उन अलग अलग प्रोनाउंस करने वाले पार्ट्स को हम सिलेबल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो कंटेन्स 3 syllables। पोटैटो, फर्स्ट इज पो, सेकंड इज ट एंड थर्ड इज टो। पोटैटो, यानी जब हम पोटैटो को प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसके 3 टुकड़े करते हैं, 3 पार्ट्स करते हैं, फिर हम ये जो वर्ड है पोटैटो, इसको प्रोनाउंस कर पाते हैं। पोटैटो, तो ये जो 3 टुकड़े हमने किए हैं पोटैटो बोलने के लिए, उसको हम सिलेबल्स कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी पूछा है, कोई वर्ड दे देता है और वो पूछता है कि इस वर्ड के अंदर सिलेबल्स कितने हैं, तो आपने वो वर्ड प्रोनाउंस करना है और देन देखना है कि उसके कितने पार्ट बनते हैं, कितने टुकड़ों को जोड़ के वो एक वर्ड बनता है। जितने टुकड़ों को जोड़ के वो एक वर्ड बनेगा, उतने ही उस वर्ड्स के क्या होंगे, सिलेबल्स होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो वो है जी टेलीविजन। टेलीविजन, 4 इसके सिलेबल्स बनते हैं टेलीविजन के। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो बॉय कंटेन 1 syllable। ये जो वर्ड है बॉय, इसके अंदर हमने कोई भी टुकड़ा नहीं किया, सिर्फ एक ही टुकड़े पे ये मबनी है। इसको हमें तोड़ना नहीं पड़ा प्रोनाउंस करने के लिए ज्यादा टुकड़ों के अंदर, तो ये हमारे पास सिर्फ एक सिलेबल रखता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्पीच को। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस इज कॉल्ड स्पीच। जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स को, और वो वर्ड्स कंबाइन होने के बाद एक सेंस हमें देते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीच। टाइप्स ऑफ स्पीच। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 इज फ्रेज। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो फ्रेज है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इन इट सब्जेक्ट एंड वर्ब कैन नॉट बी प्रेजेंट एट अ टाइम। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब एट अ टाइम नहीं आ सकते। थर्ड इज मोस्टली इट कैन नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग। जो फ्रेज है ये ज्यादातर कंप्लीट मीनिंग फ्राहम नहीं करता, लेकिन कभी कभार कर भी देता है, उसकी कंडीशन होती है, वो भी स्टडी करेंगे। यानी फ्रेज जो है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ये 3 चीज़ें फ्रेज को डिफाइन करती हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का एक ग्रुप है। इन इट सब्जेक्ट एंड वर्ब कैन नॉट बी प्रेजेंट एट अ टाइम, यानी फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं आ सकते, या तो सब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब होगा, या दोनों नहीं होंगे। मोस्टली इट कैन नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, फिर ये ज़्यादा अच्छे से आपको वाज़ेह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द ईस्ट। इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या है, ईस्ट में ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, तो ये हमें कोई सेंस कंप्लीट नहीं दे रहा, और ये है भी सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर, तो ये हमारे पास क्या है, इन द ईस्ट, ये एक फ्रेज है। सेकंड एग्जांपल है राइजेस इन द ईस्ट। हमारे पास वर्ब आ गया राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में, राइजेस तलू होना,
ईस्ट में तुलू होता है, क्या तुलू होता है? इसमें भी सब्जेक्ट की कमी है, सब्जेक्ट नहीं हमें दिया गया लेकिन वर्ब दे दिया है कि तुलू होता है। नेक्स्ट है सन इन द ईस्ट, इसमें भी बता दिया है कि सब्जेक्ट तो हमारे पास है लेकिन वर्ब नहीं है। सन इन द ईस्ट यानी ईस्ट में सूरज, क्या ईस्ट में सूरज हमें नहीं पता क्योंकि वर्ब नहीं है हमारे पास। तो ऐसे तमाम जुमले जिनके अंदर हमें एक कंप्लीट सेंस ना मिले और वो सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर हों या अकेले सब्जेक्ट के बगैर हों या अकेले वर्ब के बगैर हों, उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। कंप्लीट मीनिंग फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस जो हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं। अ फ्रेज विच कन्वे कंप्लीट मीनिंग इज ऑलवेज आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, ऐसा फ्रेज जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है वो हमेशा किसी न किसी सवाल का जवाब होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। आंसर, आपने आंसर दिया टू द स्टोर, कि मैं स्टोर की तरफ जा रहा हूं, विच इज अ फ्रेज बट गिविंग कंप्लीट सेंस। टू द स्टोर, ये इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है और ना ही एक कंप्लीट सेंस दे रहा है अगर अकेला बोला जाए टू द स्टोर टू द स्टोर टू द स्टोर। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के आंसर के तौर पे टू द स्टोर बोला जाए तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी आंसर का हमें कंप्लीट जवाब दे दिया है और उसने कंप्लीट अपना जो मीनिंग है वो फराहम कर दिया है जो हमें नॉलेज चाहिए था। तो आंसर की शक्ल में जो हमारे पास फ्रेज होगा वो हमारे पास सेंसफुल होता है, कंप्लीट सेंस रखता है, कंप्लीट मीनिंग रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास, जो कि सेकंड फॉर्म है स्पीच की। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लास जो है ये वर्ड्स का ग्रुप है। इन इट सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट प्रेजेंट एट अ टाइम, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आना लाजमी है। फ्रेज के अंदर वर्ब और सब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते थे लेकिन क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आना लाजमी है। इट मे और मे नॉट बी कन्वे कंप्लीट मीनिंग, ये मुकम्मल मीनिंग फ्राहम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मिसाल के तौर पर फॉलोइंग कन्वे फुल मीनिंग, ये जो नीचे एग्जांपल्स हैं ये वो एग्जांपल्स हैं जो फुल मीनिंग कन्वे कर रही हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरक से तुलू होता है। इसके अंदर सन जो है ये सब्जेक्ट है, राइजेज वर्ब है और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं और ये हमें एक कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हसन लव्स टू प्ले वॉलीबॉल, हसन जो है ये वॉलीबॉल खेलना पसंद करता है। हसन सब्जेक्ट है, लव्स जो है ये वर्ब है और ये जो जुमला है ये हमें क्या दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग फराहम कर रहा है। नेक्स्ट फॉलोइंग डू नॉट कन्वे फुल मीनिंग, ये जो आगे हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं ये वो वाले क्लास हैं जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अनटिल यू वर्क हार्ड, यू जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वर्क जो है ये वर्ब आ गया। अनटिल यू वर्क हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं हमें दे रहा। जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, यानी गुंजाइश है ना सवाल की कि जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे फिर आगे आंसर कोई नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ यू गो फॉर अ वॉक, अगर तुम वॉक के लिए जाओ, ठीक है, तो क्या होगा फिर, कोई आंसर नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे जुमले या ऐसे वर्ड्स जो अनकम्प्लीट हों, जो कंप्लीट सेंस फ्राहम ना करें, उनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद हो तो वो हमारे पास क्लास कहलाएंगे और ऐसे जुमले जो कंप्लीट सेंस फराहम करें वो भी हमारे पास क्लास होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लासेस। सबसे पहली जो टाइप है वो है इंडिपेंडेंट या मेन या प्रिंसिपल क्लास।
इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, मेन क्लास भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस भी होती है। अ क्लास विच कन्वेज फुल मीनिंग, ऐसी क्लास जो पूरा मीनिंग फराहम करे उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं या मेन क्लास कहते हैं या प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। और ऐसा क्लास जो फुल मीनिंग दे, यानी ऐसा सेंटेंस या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फुल मीनिंग दे, उसको हम सेंटेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसकी जो दूसरी टाइप है वो है डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लास। डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं या सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी कहते हैं। इट इज नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज इट डज नॉट कन्वे फुल मीनिंग, यानी ये प्रॉपर मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग फ्राहम नहीं करती, जिसकी वजह से ये सेंटेंस नहीं होती। लेकिन ये डिपेंडेंट क्लास होती है। जिस तरह ये वाली अनटिल यू वर्क हार्ड, ये डिपेंडेंट है, यानी ये डिपेंड कर रही है कि कोई आगे और जुमला आए जो इसकी अनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करे। नेक्स्ट एक बात नोट करने वाली है, जो कि है डिपेंडेंट क्लास और क्लासेस कैन नॉट गिव फुल मीनिंग। जो डिपेंडेंट क्लास होती है या क्लासेस होती हैं, एक साथ दो आ जाएं या तीन आ जाएं, वो हमें फुल मीनिंग कन्वे नहीं करती। और कैन नॉट बी अ सेंटेंस, और ये एक सेंटेंस भी नहीं होती अनटिल एन इंडिपेंडेंट क्लास एडिड, जब तक के कोई इंडिपेंडेंट क्लास इसके साथ ऐड ना कर दी जाए जो इसके मीनिंग को कंप्लीट करे। फॉर एग्जाम्पल, अनटिल यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू कैन नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं हो सकते। यू कैन नॉट सक्सीड ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। यू कैन नॉट सक्सीड ये स्टैंड अलोन कर सकता है, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अनटिल यू वर्क हार्ड ये स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनकम्प्लीट है। नेक्स्ट, अगर हम यही वाली एग्जांपल लें, इफ़ यू गो फॉर अ वॉक, अगर तुम एक वॉक के लिए जाओ, यू विल गेट हेल्दी, तुम सेहतमंद हो जाओगे। यू विल गेट हेल्दी, ये जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है, जिसने डिपेंडेंट क्लास के साथ जुड़ने के बाद एक सेंटेंस बनाया है और डिपेंडेंट क्लास की डिपेंडेंसी को ख़त्म किया है। डू नॉट फॉरगेट दैट इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये जो सेंटेंस है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मिस्टेक होती है कि जब वो इफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो डिपेंडेंट क्लास को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास जोड़ने से पहले वो देन का इस्तेमाल करते हैं, यानी इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। तो ये जो देन लगाना है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज इफ इज अ कंजंक्शन एंड देन इज आल्सो अ कंजंक्शन। इफ भी कंजंक्शन है, देन भी कंजंक्शन है, विच आर डूइंग द सेम जॉब, ये दोनों सेम काम करते हैं। इफ जो है ये भी एक कंडीशनल क्वेश्चन जनरेट करता है, कंडीशनल क्लास बनाता है, और देन जो है ये भी कंडीशनल क्लास बनाता है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू यूज कंजंक्शंस डूइंग द सेम जॉब इन अ सेंटेंस। ये बहुत सख्ती से मना किया गया है कि आपने उन कंजंक्शंस को इस्तेमाल नहीं करना एक सेंटेंस के अंदर जो सेम काम कर रही हों। यानी इफ़ जो है ये भी एक डिपेंडेंट क्लास बनाता है और देन जो है ये भी एक डिपेंडेंट क्लास बनाता है। इफ़ जो है उसके बाद अगर हम कोमा लगाएंगे तो ये कोमा ज़ाहिर करता है कि ये जो कंडीशन इफ़ ने बनाई है इसका अब सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जब हम देन लगाते हैं तो ये कंडीशन के ऊपर एक और कंडीशन बना देते हैं, और देन लगाने से
फिर ये वाज़ह नहीं होता कि नेक्स्ट जो आने वाला है वो क्या चीज़ है, देन इसको कंडीशनल मज़ीद बना देता है, यानी 2 डिपेंडेंट क्लॉज़ेज़ यहाँ पे हमारे सामने आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना। जब भी इफ़ का, बिकॉज़ का या फिर इसी तरह के जो कंजंक्शंस हैं उनका इस्तेमाल शुरू में हो डिपेंडेंट क्लॉज़ बनाने के लिए, तो उनको रिमूव करने के लिए या उनका सॉल्यूशन देने के लिए आपने कोमे का इस्तेमाल करना है, देन का इस्तेमाल नहीं करना। मस्ट यूज अ कोमा आफ्टर द डिपेंडेंट क्लास टू सेपरेट इट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लास। हमेशा कोमे का इस्तेमाल करना है डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से अलग करने के लिए। इफ़ यू वर्क हार्ड ये डिपेंडेंट है, यू विल सक्सीड ये इंडिपेंडेंट है। आपने ऐसा कब करना है? व्हेन द सेंटेंस इज स्टार्टेड विद, जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो बिकॉज के साथ, ऑल्दो के साथ, इफ के साथ, सिंस के साथ, वाइल के साथ, आफ्टर के साथ। ये जो जितने भी कंजंक्शंस हैं ये किसी भी सेंटेंस के अगर स्टार्ट में लग जाएं तो ये उस सेंटेंस को डिपेंडेंट बना देते हैं। तो जब भी स्टार्टिंग में किसी सेंटेंस के ये हो तो आपने समझ आना है पहला क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। विच मेक्स डिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये जो कंजंक्शंस हैं ये जब स्टार्ट में आ जाएं तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं। तो इसके अंदर जब भी ये शुरू में स्टार्ट में आ जाएं तो फिर आपने कोमे का इस्तेमाल करना है इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाने से पहले, किसी और कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। While do not use comma when sentence is started with an independent clause to separate it from dependent clause। यानी अगर तो सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास से स्टार्ट हो रहा हो तो फिर आपने उसको सेपरेट करने के लिए डिपेंडेंट क्लास से कोमे का इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, द क्रिकेट मैच वाज कैंसल्ड, जो क्रिकेट का मैच था वो कैंसिल हो गया। बिकॉज इट वाज रेनिंग, ये जो है बिकॉज इट वाज रेनिंग ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको कोमा लगा के हमने अलग किया है इंडिपेंडेंट क्लॉज से, द क्रिकेट मैच वाज कैंसल्ड। इसी के साथ दूसरी कंडीशन जो उन्होंने बताई है कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, द क्रिकेट मैच वाज कैंसल्ड, फिर आपने कोमे का इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज इट वाज रेनिंग, फिर आपने वैसे ही इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट को लिख देना है। लेकिन डिपेंडेंट के साथ इंडिपेंडेंट को लिखने के लिए आपने कोमे का इस्तेमाल करके सबसे पहले इनको अलग करना है। ये ग्रामेटिकली करेक्ट वे है। नेक्स्ट स्पीच की थर्ड टाइप है सेंटेंस। इट मे अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमने पहले फ्रेज पढ़ा, क्लास पढ़ा, उसके अंदर जो पहली कंडीशन थी वो थी इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन सेंटेंस के अंदर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं और एक वर्ड पे मबनी भी सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम इसको स्टडी करेंगे वो कौन से वर्ड होते हैं जो एक वर्ड ही पूरे सेंटेंस के बराबर होता है, पूरा सेंटेंस ही माना जाता है। दूसरी इसकी कंडीशन है इट कन्वेज कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस की ये सबसे बड़ी जो है कंडीशन होती है कि ये कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करता है, इसके अंदर गुंजाइश नहीं होती सवाल की। इंटरजंक्शंस आर सिंगल वर्ड सेंटेंसेस। जो इंटरजंक्शंस होते हैं हमारे पास ये एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। हालांकि ये जो इंटरजंक्शंस हैं ये सिंगल वर्ड पे मबनी होते हैं। सिंगल वर्ड कौन सा है? वाओ, हेलो, आउच, गुड बाय। जब हम कोई चीज़ देखते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा शौक करती है या हम अगर किसी चीज़ की तारीफ़ करना चाहें तो हम एक इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं वाओ। आप कोई पेंटिंग देखते हैं किसी पेंटर की और देखते ही आप तारीफ़ी जुमले बोलने की बजाय वाओ कह दें तो ये जो आपका वाओ कह देना है ये बहुत सारे तारीफ़ी जुमले अपने अंदर समो लेता है, जैसा कि सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, इट इज़ फैबुलस, व्हाट एन आर्ट वगैरह। और इसी तरह अगर हम हेलो कह देते हैं तो हेलो कह देना ही हमारा काफ़ी है किसी को मुखातब करने के लिए, जबकि इसके मुतबादिल लोग इस्तेमाल करते हैं हेलो के बजाय एक्सक्यूज़ मी।
तो एक्सक्यूज मी का भी वही मीनिंग है, हेलो का भी वही मीनिंग है। यानी ये वो वर्ड्स हैं, इंटरजेक्शंस हैं जो एक कंप्लीट मीनिंग रखते हैं और हम इनको सेंटेंस कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि वाओ क्या है, तो आपने सेंटेंस वाले जो ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है। आपने ये नहीं कहना कि ये तो सिंगल वर्ड है, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जामिनर क्वेश्चंस में पूछते होते हैं, इनको आपने याद रखना है। A sentence does not depend upon subject predicate structure। जो सेंटेंस है ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट नहीं होता। आज तक हमने जितने भी ग्रामर्स की बुक्स पढ़ी हैं, आपने जितनी भी पढ़ी होंगी, उन सब ने में यही देखा होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन हकीकत में एडवांस इंग्लिश के अंदर जो है वो सेंटेंस मोहताज नहीं होता सब्जेक्ट और प्रेडिकेट स्ट्रक्चर का। फॉर एग्जांपल व्हाट अ डे, व्हाट अ डे के अंदर डे जो है ये एक सब्जेक्ट तो है लेकिन प्रेडिकेट कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये एक सेंटेंस जरूर है। व्हाट अ डे विच इज अ सेंटेंस एंड आल्सो अ फ्रेज, ये एक सेंटेंस भी है और फ्रेज भी है। व्हाट अ डे एक कंप्लीट मीनिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है, और हमने फ्रेज के अंदर पढ़ा था कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये वही वाला फ्रेज है व्हाट अ डे। बट नॉट अ क्लास, ये क्लास नहीं है, क्योंकि क्लास के लिए एक शर्त होना ज़रूरी है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होने चाहिए। लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट तो हमारे पास डे तो है लेकिन कोई वर्ब नहीं है, जिसकी वजह से ये क्लास नहीं है। हाँ फ्रेज है, क्योंकि फ्रेज में ये कंडीशन अप्लाई नहीं करती, फ्रेज सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर भी होता है। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहली है फंक्शन। फंक्शन के अंदर मजीद सब टाइप्स हैं जिसको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट्स पे मबनी हो, उनको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंसेस की जो टाइप है फंक्शन, उसकी सब टाइप है। फॉर एग्जांपल अली लाइक्स आइसक्रीम, अली जो है ये आइसक्रीम को पसंद करता है। सेकंड एग्जांपल अली डज नॉट लाइक आइसक्रीम। इन एमसीक्यूज इफ ऑप्शंस आर इट इज असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव देन टिक ऑन असर्टिव। यानी अगर ऑप्शंस के अंदर ये वाला सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन दिया जाए, स्टेटमेंट दी जाए अली डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ये स्टेटमेंट देने के बाद पूछा जाए, एमसीक्यूज में ऑप्शन दिए जाएं कि ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है ये क्या चीज़ है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है। नेगेटिव तो है, डज नॉट आ रहा है इसमें, नेगेटिव है। लेकिन जब ऑप्शंस के अंदर असर्टिव सेंटेंस आ जाए तो फिर आपने नेगेटिव को टिक नहीं करना, आपने इसे असर्टिव सेंटेंस कहना है। ये नोट कर लें अपने पास और इसे हिफज कर लें कि जब भी एक नेगेटिव सेंटेंस आएगा और ऑप्शन में असर्टिव सेंटेंस का ऑप्शन होगा तो फिर आपने नेगेटिव को चूज नहीं करना, असर्टिव को करना है। एग्जामिनर काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन करके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट मिस्टेक करें। जैसे स्टूडेंट देखते हैं कि डज नॉट आ गया, लिहाजा जी ये नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव पे टिक लगा देते हैं, लेकिन असल में असर्टिव सेंटेंस राइट ऑप्शन होता है। हाँ अगर असर्टिव सेंटेंस ऑप्शन में मौजूद ना हो तो देन आप नेगेटिव पे लगा सकते हैं, लेकिन असर्टिव लाजमी होता है। ये उनकी एक ट्रिक है जिसको वो यूज़ करते हुए बच्चों से एमसीक्यूज गलत करवाते हैं। नेक्स्ट है जी सब टाइप ऑफ फंक्शन जिसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी सवालिया, जिसके अंदर कोई सवाल किया जाता है, जो व्हाट से, व्हेन से या विच से स्टार्ट होते हैं। यानी हर वो सेंटेंस जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट है जी सब टाइप ऑफ फंक्शन इज इंपेरेटिव, हुक्मिया। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर किसी को कुछ करने का हुक्म दिया जा रहा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमले। इससे अगला है एक्सक्लेमेटरी। फजाइया या नदाइया। नदाइया पुकारना, फजाइया अपने जज्बात का इजहार करना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसे वाओ, आउच, सोरो वगैरह जो हैं, इनके अंदर हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं या किसी को पुकारना होता है हेलो, हेलो कह के किसी को पुकारना है, तो ये वाले जो जुमले होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी की सब टाइप है ऑप्टेटिव, दुआया, जिसके अंदर हम दुआ करते हैं, मे के साथ ये स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे जुमले जो मे के साथ स्टार्ट हों उनको हम दुआया कहते हैं। इनकी एग्जांपल और इनकी जो डिटेल है वो हम बाद में स्टडी करेंगे जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। फिलहाल जो है मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट जो एडवांस की तरफ जब हम जाएं तो वहाँ पे हमें आसानी रहे। जो भी हम इंग्लिश में स्टडी करेंगे, सेंटेंसेस करेंगे या कोई भी करेक्शन करेंगे, तो उसके अंदर हम सेंटेंस यूज़ करेंगे और सेंटेंस के लिए हमें सेंटेंस कैसे बनता है, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है वो सारी पता होनी चाहिए। इसलिए ये बेसिक्स का मैं आपको पहला लेक्चर दे रहा हूँ। तो मज़ीद इसकी जो डिटेल है वो आने वाले एडवांस लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की सेकंड टाइप है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है जी? स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि नंबर ऑफ क्लॉजेस कितने हैं किसी सेंटेंस के अंदर। स्ट्रक्चर जो होता है ये डिफाइन करता है कि किसी सेंटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ क्लॉजेस हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये तय करते हैं कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है या कौन सा सेंटेंस है। पहला है जी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। ऐसा सेंटेंस जो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास पर मबनी हो, उसमें कोई दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास ना हो या उसमें कोई डिपेंडेंट क्लास ना हो, सिर्फ एक क्लास हो और वो कौन सी हो? इंडिपेंडेंट क्लास हो। सेकंड है जी इसकी, वो है जी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होता है? कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर मबनी होता है, इसके अंदर कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्लॉजेस। ये भी दो या दो क्लॉजेस से ज़्यादा पर मबनी होता है, लेकिन जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस हो सकती हैं। लेकिन शर्त क्या है कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और दो से ज़्यादा क्लासेस में होने चाहिए। अगर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, दूसरी कोई क्लास नहीं होगी, तो वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। और अगर दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस आ जाएंगी तो फिर वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस में आ जाएगा। इसलिए एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, सिर्फ एक, और एक लाजमी डिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए, और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक का होना लाजमी है ताकि ये दो वाली जो कंडीशन है इसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या था कि ये दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस पर मबनी होता था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या था? ये भी दो या दो से ज़्यादा क्लासेस पर मबनी होता था। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। ये कंसिस्ट होना चाहिए तीन या तीन से ज़्यादा क्लासेस पे, ठीक है। और वो तीन या तीन से ज़्यादा क्लासेस में क्या होना चाहिए? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस हों। यानी इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लासेस दो, एक नहीं दो होनी चाहिए, या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। अगर तो ये एक होगी इंडिपेंडेंट
और डिपेंडेंट एक या एक से ज़्यादा होगी तो फिर तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जबकि हम स्टडी कर रहे हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को, तो इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस हों। मिनिमम इसके अंदर 3 हो सकती हैं और मैक्सिमम जितनी भी क्लासेस हों हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम कितनी है? 3। और 3 कौन सी होंगी? 2 लाजमन इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा आज का बेसिक्स का जो पहला लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे। व्यूअर्स, इस लेक्चर में आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर 0321467896 पर रब्ता करके आप अपनी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए अगर तो आपको मेरे मेथड में कोई चेंजिंग चाहिए तो आप उसके हवाले से मुझे सजेशंस दे सकते हैं कमेंट सेशन में भी, व्हाट्सएप पे रब्ता करके भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।